दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी हकीकत की बुनियाद को समझने की कोशिश करती है। ये यात्रा है एटम की कहानी, उस छोटे से कण की जिसे नंगी आंख से हम कभी देख नहीं सकते, लेकिन जिसने हमारी पूरी जिंदगी, पूरा ब्रह्मांड और हर चीज को गढ़ा है। आज का मनुष्य जिस विज्ञान और तकनीक पर गर्व करता है, उसका आधार है ये समझना कि पदार्थ क्या है और उसके भीतर क्या छुपा हुआ है। लेकिन ये समझ अचानक से पैदा नहीं हुई थी। इसकी जड़ें हजारों साल पहले के दर्शन शास्त्रियों की सोच में थीं। लगभग 2500 साल पहले ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने एक ऐसा विचार रखा जो अपने समय से बहुत आगे था। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी वस्तु को बार बार छोटे छोटे टुकड़ों में काटते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो इतना छोटा हो जाएगा कि और काटा ही नहीं जा सकता। उस अंतिम अविभाज्य कण को उन्होंने नाम दिया एटॉमस, यानी जिसे और तोड़ा न जा सके। इसी के आसपास भारत में भी एक महान आचार्य ने यही विचार प्रस्तुत किया। उनका नाम था आचार्य कणाद। उन्होंने कहा कि ये सारा ब्रह्मांड छोटे छोटे कणों से बना है। इन कणों को उन्होंने भी अणु या परमाणु कहा। ये सोचना आश्चर्यजनक है कि बिना किसी आधुनिक उपकरण, बिना किसी प्रयोगशाला, केवल विचार और गहन चिंतन के आधार पर इन ऋषियों और दार्शनिकों ने उस चीज को भांप लिया जो आज हमारे आधुनिक विज्ञान की नींव है। उस दौर में विज्ञान और दर्शन अलग अलग नहीं थे। लोग ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते थे और उसी के भीतर जीवन के अर्थ को भी तलाशते थे। एटम की यह अवधारणा उस समय किसी प्रयोग से सिद्ध नहीं की जा सकती थी। ये केवल एक दर्शन, एक विचार था। लेकिन ये विचार इतना शक्तिशाली था कि इसने हजारों साल बाद आधुनिक वैज्ञानिकों को रास्ता दिखाया। आप कल्पना कीजिए कि जब डेमोक्रिटस अपने गांव में बैठे ये सोच रहे होंगे कि हर चीज छोटे कणों से बनी है, तब उनके आसपास के लोग शायद इसे कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। लेकिन आज हम जानते हैं कि वो कल्पना ही सच्चाई थी। विज्ञान की ये यात्रा धीरे धीरे समय के साथ आगे बढ़ी। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक लोग पदार्थ को समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी ठोस प्रयोग के बिना ये केवल विचारों तक सीमित रहा। फिर आया वो दौर जब आधुनिक विज्ञान ने जन्म लेना शुरू किया। वो समय जब वैज्ञानिकों ने प्रयोगों और गणनाओं से इन विचारों को कसौटी पर कसना शुरू किया, और इसी ने जन्म दिया आधुनिक एटॉमिक थ्योरी का। यहां से हमारी कहानी प्रवेश करती है 18वीं और 19वीं सदी में, जहां विज्ञान ने पहली बार ठोस रूप में ये कहना शुरू किया कि पदार्थ की प्रकृति क्या है। इस चरण में आते हैं दो बड़े नाम, एंटोइन लवासिये और जॉन डाल्टन। लवाजिये ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि जब किसी वस्तु को जलाया या बदला जाता है, तब पदार्थ नष्ट नहीं होता, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यही नियम आगे चलकर डाल्टन को प्रेरित करता है। डाल्टन ने 1803 में अपनी मशहूर एटॉमिक थ्योरी दी। उन्होंने कहा, हर पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों यानी एटम्स से बना है। एक ही तत्व के सभी एटम्स एक जैसे होते हैं और अलग अलग तत्वों के एटम्स अलग अलग होते हैं। यही एटम्स आपस में जुड़कर यौगिक यानी कंपाउंड बनाते हैं। सोचिए ये विचार कितना क्रांतिकारी था। डाल्टन ने पहली बार ये समझाने की कोशिश की कि जो चीज़ें हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखाई देती हैं, जैसे पानी, नमक, लकड़ी, वो सब एटम्स के संयोजन का खेल हैं। लेकिन डाल्टन की थ्योरी पूरी तरह परफेक्ट नहीं थी। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, लोगों ने पाया कि एटम उतना अविभाज्य नहीं है जितना वो सोचते थे। एटम के अंदर भी रहस्य छुपे हुए हैं, और इन्हीं रहस्यों ने हमें पहुंचाया अगली महान खोज तक, इलेक्ट्रॉन की खोज, और फिर थॉमसन के मॉडल तक। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने विज्ञान को नई दिशा दी, लेकिन विज्ञान की खूबसूरती ही यही है कि हर खोज एक नया सवाल उठाती है। डाल्टन ने कहा था कि एटम अविभाज्य है, लेकिन जल्द ही वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि एटम भी और छोटे कणों से मिलकर बना हो सकता है। इसी खोज की अगुवाई की जे थॉमसन ने। ये 1897 की बात है। थॉमसन ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।
ये प्रयोग था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। आप कल्पना कीजिए कि एक लंबी कांच की ट्यूब है जिसे हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। इसमें से अधिकांश हवा निकाल दी गई थी, यानी लगभग वैक्यूम बना दिया गया था। जब इस ट्यूब के दो सिरों पर विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ट्यूब के भीतर एक रहस्यमयी हरी चमक दिखाई दी। ये रोशनी थी कैथोड रे की। लेकिन सवाल ये था कि ये किरणें क्या हैं? थॉमसन ने बार बार प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि ये किरणें वास्तव में बहुत बहुत छोटे कणों से बनी हैं और ये कण हमेशा ऋणात्मक आवेश लिए हुए चलते हैं। आज हम इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये खोज अविश्वसनीय थी क्योंकि इसने पहली बार ये साबित किया कि एटम अविभाज्य नहीं है। एटम के भीतर और भी छोटे कण मौजूद हैं। थॉमसन ने इसे समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। इसे हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल के अनुसार एटम को आप एक मीठे गुड्डे या खीर की तरह सोच सकते हैं, जिसमें पूरे एटम में धनात्मक आवेश फैला हुआ है और उसके भीतर जैसे किशमिश या सूखे मेवे बिखरे होते हैं, वैसे ही ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन्स इधर-उधर फैले रहते हैं। हालांकि ये मॉडल आज हमें सरल और अधूरा लगता है, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ा कदम था। इसने हमें पहली बार एटम के भीतर झांकने का अवसर दिया। सोचिए कितनी अद्भुत बात है कि कुछ ही साल पहले तक लोग एटम को सबसे छोटा अविभाज्य कण मानते थे और अब अचानक ये पता चला कि एटम भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये वैसा ही था जैसे आप सोचते हैं कि आपके घर का दरवाजा ही अंतिम चीज है, लेकिन अचानक पता चले कि दरवाजे के भीतर और भी कमरे हैं और हर कमरे के भीतर नई दुनिया छिपी है। थॉमसन की खोज ने एक और सवाल खड़ा कर दिया। अगर एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो शेष भाग क्या है? क्या वास्तव में धनात्मक आवेश पूरे एटम में फैला हुआ है? और अगर ऐसा है तो एटम स्थिर कैसे है? यही सवाल विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं और इसी सवाल ने जन्म दिया एक और महान प्रयोग को, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने सोचा कि अगर थॉमसन का मॉडल सही है तो एक प्रयोग करके इसे परखा जा सकता है, और उन्होंने ये प्रयोग किया जिसने हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल डाला। 20वीं सदी की शुरुआत में विज्ञान की दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी थी। थॉमसन का मॉडल भले ही उस समय की सबसे अच्छी व्याख्या था, लेकिन विज्ञान हमेशा सवाल पूछता है, और यही सवाल पूछे एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने अपने सहयोगियों गाइगर और मार्सडन के साथ एक अनोखा प्रयोग तैयार किया। इस प्रयोग को आज हम कहते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या स्वर्ण पन्नी प्रयोग। कल्पना कीजिए, एक बहुत पतली स्वर्ण की परत, इतनी पतली कि उसमें कुछ ही एटम्स की मोटाई हो। रदरफोर्ड ने सोचा कि अगर थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल सही है, तो जब हम इस पतली स्वर्ण पन्नी पर बहुत छोटे छोटे कणों, जिन्हें अल्फा पार्टिकल्स कहा जाता है, फेंकेंगे तो वे सीधे आर पार निकल जाने चाहिए। क्योंकि थॉमसन के मॉडल के हिसाब से तो एटम के भीतर धनात्मक आवेश हर जगह समान रूप से फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के हैं, यानी अल्फा कणों को रोकने वाली कोई ठोस चीज भीतर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब यह प्रयोग किया गया तो परिणाम देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। ज्यादातर अल्फा कण सचमुच सीधे आर पार निकल गए, लेकिन कुछ कण ऐसे भी थे जो थोड़ा मुड़ गए और कुछ बहुत ही कम संख्या में ऐसे भी थे जो सीधे वापस उछल आए। रदरफोर्ड ने कहा, यह परिणाम वैसा है जैसे आप एक तोप का गोला कागज के टुकड़े पर चलाएं और वो गोला सीधा वापस लौट आए। यह लगभग असंभव सा लगता था, लेकिन असंभव ही विज्ञान का रास्ता दिखाता है। रदरफोर्ड ने समझा कि इसका मतलब है कि एटम का अधिकांश हिस्सा खाली जगह है, लेकिन उसके केंद्र में एक छोटा सा, बहुत सघन और बहुत ही धनात्मक आवेश वाला क्षेत्र मौजूद है, जिसने अल्फा कणों को पीछे धकेल दिया। यही था न्यूक्लियस, यानी परमाणु का नाभिक। रदरफोर्ड का यह निष्कर्ष क्रांतिकारी था। इससे पहली बार हमें पता चला कि एटम कोई ठोस गेंद नहीं है, बल्कि इसका अधिकांश हिस्सा खाली है। बीच में छोटा सा नाभिक है जिसमें एटम का लगभग पूरा द्रव्यमान और धनात्मक आवेश केंद्रित है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। रदरफोर्ड ने एटम का एक नया मॉडल पेश किया। इसे अक्सर प्लैनेटरी मॉडल कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर उसी तरह घूमते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं।
लेकिन इस मॉडल के साथ भी एक समस्या थी। अगर इलेक्ट्रॉन्स वास्तव में ऐसे घूमते हैं तो भौतिकी के नियमों के अनुसार उन्हें लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे ऊर्जा खो देंगे और अंत में नाभिक में गिर जाएंगे। अगर ऐसा होता तो एटम स्थिर ही नहीं पाता। लेकिन वास्तविकता ये थी कि एटम स्थिर है, हमारी पूरी दुनिया स्थिर है। यही विरोधाभास अगली बड़ी खोज का कारण बना। इसे सुलझाया नील्स बोर ने। उन्होंने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरह से नाभिक के चारों ओर नहीं घूमते, बल्कि उनके लिए निश्चित ऑर्बिट्स होती हैं जहां वे ऊर्जा खोए बिना घूम सकते हैं। और यहीं से हमारी कहानी प्रवेश करती है बोर के एटॉमिक मॉडल में, एक ऐसा मॉडल जिसने पहली बार एटम की स्थिरता और प्रकाश के रहस्यों को समझाया। रदरफोर्ड के प्लैनेटरी मॉडल ने विज्ञान को नई दिशा दी, लेकिन उसके साथ ही वह सवाल भी खड़ा कर गया जो वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था। अगर इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर लगातार घूम रहे हैं तो वे अपनी गति के कारण लगातार ऊर्जा खोते रहेंगे, और जब वे ऊर्जा खो देंगे तो अंततः नाभिक में गिर जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि एटम लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन हकीकत में तो हम चारों ओर देखते हैं कि सब कुछ स्थिर है। वस्तुएं टूटकर बिखर नहीं जाती। एटम करोड़ों वर्षों से वैसे ही बने हुए हैं। यही विरोधाभास समझाने के लिए आगे आए एक महान वैज्ञानिक नील्स बोहर। बोहर ने 1913 में एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जिसे आज हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। इस मॉडल ने विज्ञान में क्रांति ला दी, क्योंकि इसने पहली बार एटम की स्थिरता और उसकी ऊर्जा के रहस्य को समझाया। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर घूमते तो हैं, लेकिन वे किसी भी जगह पर घूमते हुए नहीं पाए जाते, बल्कि उनके लिए कुछ निश्चित रास्ते होते हैं जिन्हें हम ऑर्बिट्स या शेल्स कहते हैं। इन शेल्स की एक निश्चित ऊर्जा होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में घूमते रहते हैं तब तक वे ऊर्जा नहीं खोते। इसका मतलब यह हुआ कि एटम स्थिर रह सकता है। बोहर का यह विचार अविश्वसनीय था। उन्होंने यह भी समझाया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। अगर वह निचली कक्षा में आता है तो ऊर्जा छोड़ता है, और अगर ऊपरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा ग्रहण करता है। यही ऊर्जा प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। बोहर ने यह समझाने के लिए हाइड्रोजन एटम का उदाहरण लिया। उन्होंने पाया कि जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट बदलते हैं तो वह बहुत ही विशिष्ट रंगों की रोशनी उत्सर्जित करते हैं। इन रंगों को हम कहते हैं हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। आपने कभी देखा होगा कि जब हम गैस डिस्चार्ज ट्यूब में अलग-अलग गैसें जलाते हैं तो हर गैस का रंग अलग होता है। ये अलग-अलग रंग इसी कारण से होते हैं क्योंकि हर तत्व के इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी ऑर्बिट बदलते समय अलग-अलग ऊर्जा की रोशनी उत्सर्जित करते हैं। यहां से विज्ञान ने प्रकाश की असली प्रकृति को समझना शुरू किया। बोहर के मॉडल ने यह स्पष्ट किया कि लाइट यानी प्रकाश सिर्फ एक साधारण चमक नहीं है, ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा का संदेशवाहक है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है, जब नीचे आता है तो ऊर्जा छोड़ता है, और यह ऊर्जा तरंगों के रूप में फैलती है। इसी ने हमें पहुंचाया एक और गहरे प्रश्न तक। आखिर प्रकाश है क्या? प्रकाश हमारे लिए बहुत सामान्य चीज है। सुबह होती है तो सूरज की किरणें हमें जगाती हैं, रात को अंधेरे को मिटाने के लिए हम बल्ब जलाते हैं। लेकिन विज्ञान के लिए प्रकाश हमेशा से एक रहस्य रहा है। न्यूटन ने इसे कणों के रूप में समझाया था। उन्होंने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है, लेकिन बाद में ह्यूजेंस ने कहा कि नहीं, प्रकाश वास्तव में तरंगों के रूप में फैलता है। और फिर बोहर के मॉडल के बाद यह स्पष्ट होने लगा कि प्रकाश वास्तव में दोनों ही रूप रखता है। यह कण भी है और तरंग भी। यह है वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी प्रकाश की द्वैत प्रकृति। बोहर ने इलेक्ट्रॉन्स की गति और ऊर्जा को गणितीय रूप से भी समझाया। उन्होंने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ ऑर्बिट, उनकी गति यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उनकी ऊर्जा यानी एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स, सब कुछ नियमों के अनुसार तय होता है। उन्होंने यह नियम दिया कि केवल वे ही ऑर्बिट संभव हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स का कोणीय संवेग क्वांटाइज्ड हो,
यानी वह निश्चित मानों में ही मौजूद हो सकता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन्स अनंत संभावित रास्तों पर नहीं घूमते, बल्कि केवल कुछ निश्चित ऑर्बिट्स पर ही पाए जाते हैं। यह विचार जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है। बोहर ने न केवल एटम की स्थिरता समझाई, बल्कि यह भी दिखाया कि प्रकाश और ऊर्जा का संबंध एटम से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि इस मॉडल ने हमारी दुनिया के बारे में कितना बदल कर रख दिया। बोहर ने यह दिखा दिया कि एटम की संरचना गणित और नियमों से बंधी हुई है। ये कोई अव्यवस्थित चीज नहीं है, बल्कि इसके भीतर भी एक संगीत जैसी लय छुपी हुई है। लेकिन विज्ञान की यात्रा कभी नहीं रुकती। बोहर का मॉडल भले ही शानदार था, लेकिन वह भी हर सवाल का उत्तर नहीं दे पाया। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन जैसे सरल एटम के लिए यह मॉडल पूरी तरह काम करता था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे बड़े और जटिल एटम्स पर लागू करना चाहा, तो यह उतना सफल नहीं रहा। और यहीं से विज्ञान ने प्रवेश किया एक और गहरे क्षेत्र में, क्वांटम मैकेनिक्स में। लेकिन उस क्रांति तक पहुंचने से पहले हमें समझना होगा कि एटम की संरचना और इलेक्ट्रॉन्स की प्रकृति कितनी विचित्र हो सकती है। बोहर का मॉडल विज्ञान की दुनिया के लिए एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ था। इसने हमें पहली बार ये विश्वास दिलाया कि एटम की स्थिरता और प्रकाश का उत्सर्जन कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने पाया कि बोहर का ये मॉडल हर जगह काम नहीं कर रहा। हाइड्रोजन जैसे सरल एटम के लिए ये बिल्कुल सही था, लेकिन जब बात आई जटिल एटम्स की या जब इलेक्ट्रॉन्स की बारीकियों को और गहराई से देखने की कोशिश की गई, तब ये मॉडल अधूरा साबित हुआ। यहीं से विज्ञान ने एक नया मोड़ लिया, एक ऐसा मोड़ जिसने हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल डाला। ये मोड़ था पदार्थ की तरंग प्रकृति, यानी वेव नेचर ऑफ मैटर। 1924 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई डी ब्रोगली ने एक साहसी विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अगर प्रकाश कभी कभी कणों की तरह और कभी तरंगों की तरह व्यवहार कर सकता है, तो क्यों ना हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन्स और अन्य सूक्ष्म कण भी तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं। ये विचार बिल्कुल पागलपन जैसा लग रहा था। आप और मैं रोजमर्रा की जिंदगी में तरंगों और कणों को अलग अलग अनुभव करते हैं। समुद्र की लहरें तरंग हैं, लेकिन एक गेंद या पत्थर ये कण है। तो फिर कैसे कोई चीज तरंग भी हो सकती है और कण भी? डी ब्रोगली ने कहा कि जैसे प्रकाश के पास द्वैत प्रकृति है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जैसे कणों के पास भी तरंग प्रकृति होती है। यानी एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक बिंदु नहीं है जो इधर उधर घूम रहा है, बल्कि उसकी एक तरंग जैसी लहर भी होती है जो उसके व्यवहार को नियंत्रित करती है। डी ब्रोगली ने इसे केवल विचार तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने गणितीय रूप में यह समीकरण दिया कि किसी भी कण की तरंग दैर्ध्य उसकी गति और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इस विचार ने पहली बार ये दरवाजा खोला कि हम एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन्स की असली प्रकृति समझ सकते हैं। लेकिन यह विचार जितना सुंदर था, उतना ही उलझाने वाला भी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स तरंग हैं, तो क्या हम कभी उनकी सही स्थिति और गति दोनों जान सकते हैं? इसी सवाल का उत्तर दिया वर्नर हाइजेनबर्ग ने। 1927 में हाइजेनबर्ग ने प्रस्तुत किया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी अनिश्चितता का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति बिल्कुल सटीकता से जानना चाहें, तो उसकी गति को आप उतनी ही सटीकता से नहीं पाएंगे, और अगर आप उसकी गति को पूरी तरह मापना चाहें, तो उसकी स्थिति धुंधली हो जाएगी। यानी प्रकृति ने स्वयं एक सीमा तय कर दी है। ये सिद्धांत हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बिल्कुल अलग है। हम सोचते हैं कि अगर कोई गेंद सड़क पर लुढ़क रही है, तो हम उसकी जगह और उसकी गति दोनों ठीक ठीक बता सकते हैं। लेकिन एटम की दुनिया में ऐसा नहीं है। वहां सब कुछ धुंधला और अनिश्चित है। यहां विज्ञान को एक और बड़ा धक्का लगा। एटम की दुनिया हमारी रोजमर्रा की दुनिया जैसी नहीं है। यहां नियम बदल जाते हैं, यहां तर्क अलग काम करते हैं। हाइजेनबर्ग के इस विचार ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन का सटीक चित्र नहीं बना सकते। हम केवल ये कह सकते हैं कि वो किसी क्षेत्र में एक निश्चित संभावना यानी प्रोबेबिलिटी के साथ मौजूद है। और यही संभावना हमें ले गई अगले महान सिद्धांत तक, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो हमारी कहानी का सबसे गहरा और आधुनिक अध्याय है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स को समझने से पहले यह जरूरी था कि हम डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग की इस सोच को पचाएं। इलेक्ट्रॉन्स अब हमें केवल कण नहीं लगते थे, वे तरंग भी थे, और उनके बारे में हमारी जानकारी हमेशा अधूरी रहती थी।
यानी एटम अब और mehr रहस्यमय हो चुका था। जिस कण को प्राचीन काल में दार्शनिकों ने सबसे सरल और अविभाज्य कहा था, वो अब सबसे विचित्र और रहस्यमय रूप में सामने आ रहा था। डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग के विचारों ने विज्ञान की नींव को हिला दिया था। अब एटम को समझने का ढंग पूरी तरह बदल चुका था। इलेक्ट्रॉन्स को हम पहले छोटे छोटे कण मानते थे जो नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन अब हमें पता चला कि वे तरंगों की तरह भी बर्ताव करते हैं, और ये भी कि उनकी स्थिति और गति को एक साथ बिल्कुल सटीकता से नहीं जाना जा सकता। यानी इलेक्ट्रॉन कोई छोटी सी गेंद नहीं है जो गोल गोल घूम रही हो, बल्कि वो एक ऐसी लहर है जो नाभिक के चारों ओर फैली रहती है। हम केवल ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस क्षेत्र में मिलने की संभावना ज्यादा है। इस सोच ने जन्म दिया आधुनिक विज्ञान के सबसे क्रांतिकारी मॉडल को, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इस मॉडल की नींव रखी महान वैज्ञानिक अर्विन श्रोडिंगर ने। 1926 में श्रोडिंगर ने एक गणितीय समीकरण प्रस्तुत किया जिसे हम आज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। यह समीकरण बताता है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थितियां हमें मालूम हों, तो हम ये निकाल सकते हैं कि वो एटम के किस हिस्से में मिलने की अधिक संभावना रखता है। श्रोडिंगर ने बोहर के निश्चित ऑर्बिट्स की जगह एक नया विचार दिया, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स वे क्षेत्र हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना अधिक होती है। ये ऐसे है जैसे आप किसी कमरे में धुआं छोड़ दें। धुआं पूरे कमरे में तो फैल जाएगा, लेकिन कुछ जगहों पर वो अधिक घना होगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी किसी ऑर्बिटल में एक निश्चित क्षेत्र में ज्यादा मिलता है, लेकिन उसकी स्थिति कभी निश्चित नहीं होती। इस मॉडल ने पहली बार हमें यह समझने का मौका दिया कि एटम वास्तव में कैसा दिखता है। इलेक्ट्रॉन्स अब हमें धुंधली बादलों की तरह लगते हैं जो नाभिक के चारों ओर फैले रहते हैं। हम इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। श्रोडिंगर के इस मॉडल के बाद वैज्ञानिकों ने विभिन्न ऑर्बिटल्स को पहचाना, s, p, d, f ऑर्बिटल्स। इनका आकार भी अलग अलग होता है, कहीं गोलाकार, कहीं डंबेल जैसा, कहीं और भी जटिल। ये सुनने में जटिल लग सकता है, लेकिन ये सब उस गणितीय तरंग समीकरण का ही परिणाम है। यहां से विज्ञान ने एटम को पहली बार उसकी असली तस्वीर में देखा। एटम अब केवल नाभिक और गोल गोल घूमते इलेक्ट्रॉन्स का सरल मॉडल नहीं था, बल्कि वो एक रहस्यमय बादलों की दुनिया थी जहां हर इलेक्ट्रॉन तरंगों की लय में छिपा हुआ था। इस मॉडल ने हमें यह भी बताया कि क्यों रासायनिक तत्वों के गुण अलग अलग होते हैं। हर तत्व में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण उसके ऑर्बिटल्स में अलग अलग होता है, और यही वितरण तय करता है कि वो तत्व कैसा बर्ताव करेगा, कौन सी धातु है, कौन सी गैस, कौन सा अभिक्रिया करेगा और कौन सा निष्क्रिय रहेगा। अब एटम केवल एक दार्शनिक विचार नहीं था, ना ही केवल एक गोलाकार नन्ही गेंद। अब वो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की चाबी बन चुका था। लेकिन इस मॉडल के साथ एक और गहरी बात सामने आई। हमने पाया कि हमारी सोच और हमारी जानकारी की हमेशा एक सीमा रहेगी। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और श्रोडिंगर की संभावना वाली तस्वीर हमें ये सिखाती है कि हम कभी भी एटम की दुनिया को पूरी तरह पकड़ नहीं सकते। हम केवल उसके बारे में अनुमान और संभावना ही बता सकते हैं। और यही विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात है, ये मान लेना कि प्रकृति हमेशा हमसे एक कदम आगे है। हम उसके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमेशा हमें नए नए सवाल देती रहती है। तो अब जब हम दार्शनिकों के सरल एटम से लेकर क्वांटम तरंगों के इस रहस्यमय एटम तक पहुंच गए हैं, तो ये सवाल उठता है कि क्या ये हमारी यात्रा का अंत है, या एटम के भीतर अभी और रहस्य छिपे हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक पहुंचने के बाद हमारी समझ का दायरा पहले से कहीं अधिक गहरा और जटिल हो गया। अब हम एटम को केवल गोल गोल घूमते कणों की तस्वीर के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे एक धुंधले बादल की तरह महसूस करते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति केवल एक संभावना होती है। यह बदलाव हमारी सोच में उतना ही बड़ा था जितना कि पृथ्वी के गोल होने को समझना। श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन ने हमें ऑर्बिटल्स की तस्वीर दी। s ऑर्बिटल गोलाकार, p ऑर्बिटल डंबल जैसी आकृति और d व f ऑर्बिटल उससे भी अधिक जटिल आकारों में मौजूद। ये आकृतियां केवल गणितीय नहीं थीं, बल्कि यही तय करती थीं कि तत्व किस प्रकार आपस में जुड़ेंगे, कौन सा तत्व किसके साथ अभिक्रिया करेगा और किसकी प्रकृति कैसी होगी। इस प्रकार क्वांटम मॉडल केवल एटम को समझाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने पूरी रसायन शास्त्र को एक नया आधार दिया। लेकिन यहां पर एक गहरी बात सामने आई।
जब वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन्स की तरंग प्रकृति और उनकी संभावना पर आधारित वितरण को समझना शुरू किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि हमारी मानव सीमाएं, ह्यूमन लिमिटेशंस, हमेशा मौजूद रहेंगी। यानी चाहे हमारे पास कितनी भी उन्नत तकनीक हो, हम कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग को एक साथ बिल्कुल सटीक नहीं जान सकते। ये कोई तकनीकी कमी नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। इस बात ने विज्ञान को एक नया दर्शन दिया। पहले हम सोचते थे कि अगर हमारे पास पर्याप्त जानकारी हो तो हम किसी भी चीज का भविष्य और उसका अतीत दोनों सटीकता से जान सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता और श्रोडिंगर की संभावनाओं ने हमें सिखाया कि सूक्ष्म जगत में भविष्य और वर्तमान दोनों धुंधले हैं। हम केवल ये कह सकते हैं कि कोई चीज कितनी संभावना के साथ घटित होगी। यहां से विज्ञान में एक और अद्भुत विचार आया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहां है, तो कम से कम हम ये बता सकते हैं कि वो किसी क्षेत्र में मिलने की कितनी संभावना रखता है। यही संभावना विज्ञान के लिए एक नई भाषा बन गई और इसने हमें एटम के व्यवहार की अधिक सटीक भविष्यवाणी करने में मदद की। अब कल्पना कीजिए, जब प्राचीन दार्शनिक कणाद और डेमोक्रिटस ने पहली बार कहा था कि ब्रह्मांड छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है, तब उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि हजारों साल बाद हम ये समझेंगे कि ये कण न केवल विभाज्य हैं, बल्कि इनकी असली तस्वीर हमारी आंखों से हमेशा छुपी रहेगी। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने हमें यह भी बताया कि एटम के भीतर की दुनिया कितनी अद्भुत है। इलेक्ट्रॉन्स केवल कण नहीं हैं, वे तरंग भी हैं। वे निश्चित ऑर्बिट्स में नहीं घूमते, बल्कि संभावनाओं के बादलों की तरह फैले रहते हैं, और उनका ये तरंग सदृश व्यवहार ही उन्हें स्थिर बनाता है। अब हम जानते हैं कि ये क्वांटम सोच केवल एटम तक ही सीमित नहीं है। यही सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड में लागू होते हैं। सितारों की चमक से लेकर आपके शरीर की हर कोशिका तक, सब जगह यही क्वांटम नियम काम कर रहे हैं। और इस सब के बीच हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि प्रकृति ने हमेशा हमारे लिए रहस्य बचा कर रखे हैं। जितना हम सीखते हैं, उतना ही यह एहसास होता है कि अभी और भी गहराई बाकी है। तो हमारी ये यात्रा प्राचीन विचारों से शुरू होकर अब क्वांटम मैकेनिक्स तक पहुंच गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल यह है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने हमें और क्या दिया। उसने हमारी आधुनिक तकनीक और हमारी सभ्यता को किस तरह बदला। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल केवल एटम को समझाने का सिद्धांत भर नहीं था, बल्कि ये मानव सभ्यता की दिशा बदलने वाला खोज साबित हुआ। जैसे ही वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन्स की तरंग प्रकृति, संभाव्यता और क्वांटम नियमों को समझना शुरू किया, वैसे वैसे नई तकनीकों के दरवाजे खुलने लगे। कल्पना कीजिए, अगर हमारे पास ये ज्ञान ना होता तो आज दुनिया में ना मोबाइल फोन होते, ना कंप्यूटर, ना इंटरनेट और ना ही लेजर जैसी तकनीकें। ये सब उसी क्वांटम समझ से संभव हुआ जो एटम के भीतर झांकने की कोशिश से शुरू हुई थी। सबसे पहले समझिए सेमीकंडक्टर का चमत्कार। जब वैज्ञानिकों ने जाना कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में किस तरह बांटे जाते हैं और उनकी ऊर्जा कैसे बदलती है, तो उन्होंने पाया कि हम कुछ पदार्थों को इस तरह नियंत्रित कर सकते हैं कि वे कभी बिजली को रोके और कभी उसे गुजरने दें। यही सेमीकंडक्टर कहलाए। और सेमीकंडक्टर ही हैं जिनसे बने हमारे कंप्यूटर के चिप्स, मोबाइल फोन के प्रोसेसर और इंटरनेट की रीढ़ बन चुके सर्वर। इसी तरह लेजर का विचार भी क्वांटम भौतिकी से निकला। लेजर यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक ऊर्जा स्तर से दूसरे में कूदते हैं तो वे प्रकाश के कण फोटॉन्स छोड़ते हैं। अगर हम इस प्रक्रिया को नियंत्रित करें तो हम प्रकाश की ऐसी किरण बना सकते हैं जो बेहद तीखी, सीधी और शक्तिशाली होती है। यही लेजर है। आज लेजर से न केवल सर्जरी होती है, बल्कि ये आपके डीवीडी प्लेयर से लेकर फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट तक हर जगह मौजूद है। इसके बाद आती है सबसे बड़ी क्रांति, क्वांटम कंप्यूटिंग। अब आप सोचेंगे कि इसमें एटम का क्या योगदान। दरअसल क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटरों से बिल्कुल अलग सोच पर आधारित है। जहां सामान्य कंप्यूटर 0 और 1 में काम करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर एटम के इलेक्ट्रॉन्स की सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट जैसी विशेषताओं का उपयोग करते हैं। यानी एक ही समय पर 0 और 1 दोनों की स्थिति को धारण करना। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही वजह है कि क्वांटम कंप्यूटर भविष्य में उन समस्याओं को हल कर पाएंगे जिन पर आज के सुपर कंप्यूटर भी लाखों साल लगा देंगे। आप देख रहे हैं
एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन जिसकी तस्वीर तक हमें धुंधली और अनिश्चित दिखती है, वही हमारी सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति का आधार बन गया। लेकिन यह सब सिर्फ तकनीकी उपलब्धियों नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें एक नया दर्शन भी दिया है। इसने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड को समझने का मतलब केवल सही उत्तर पाना नहीं है, बल्कि कई बार हमें संभावनाओं, धुंधलेपन और अनिश्चितता को भी स्वीकार करना पड़ता है। ये सोच हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम सोचते हैं कि सब कुछ निश्चित होना चाहिए, सब कुछ तय होना चाहिए, लेकिन क्वांटम हमें सिखाता है कि अनिश्चितता ही वास्तविकता का हिस्सा है, और यही अनिश्चितता नए अवसर पैदा करती है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी यात्रा किस तरह एक दार्शनिक विचार से शुरू होकर सब कुछ छोटे अविभाज्य कणों से बना है, आज क्वांटम दुनिया तक पहुंच गई, जहां वही छोटे छोटे कण हमारी तकनीक, हमारी सभ्यता और हमारे विचारों को दिशा दे रहे हैं। लेकिन ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अब सवाल यह है कि क्या क्वांटम मॉडल हमें ब्रह्मांड की पूरी सच्चाई तक पहुंचा देगा, या फिर ये केवल शुरुआत है और एटम के भीतर अभी और गहरे रहस्य छुपे हैं। एटम की रहस्यमयी यात्रा हमें धीरे धीरे उसकी गहराइयों में ले गई। पहले तो हमने सोचा कि एटम अविभाज्य है, फिर पाया कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक है। उसके बाद नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रहस्य सामने आया, और फिर विज्ञान की आंखें और गहरी देखने लगीं। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी अंतिम कण हैं, या इनके भीतर भी कोई और छोटा संसार छुपा है? 20वीं सदी के मध्य में वैज्ञानिकों ने जब अत्यंत शक्तिशाली कण त्वरकों यानी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का प्रयोग शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसी ठोस गोले जैसे नहीं हैं, बल्कि इनके भीतर और भी छोटे कण हैं। इन्हें हम कहते हैं क्वार्क। कल्पना कीजिए, जिस एटम को हम कभी ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई मानते थे, उसी के भीतर कई स्तरों की दुनिया छुपी हुई है। क्वार्क्स 6 प्रकार के होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने दिलचस्प नाम दिए हैं: अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप और बॉटम। ये क्वार्क्स मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से बना है, जबकि न्यूट्रॉन 2 डाउन और 1 अप क्वार्क से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि क्वार्क्स को आपस में बांधने का काम करता है एक और रहस्यमयी कण, ग्लूऑन। जैसे गोंद लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ देती है, वैसे ही ग्लूऑन क्वार्क्स को जोड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को स्थिर रखते हैं। ये बल इतना शक्तिशाली है कि इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी प्रकृति की सबसे ताकतवर शक्ति। अब आप सोचिए, अगर ये बल ना होता तो क्वार्क्स बिखर जाते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्तित्व में ही नहीं आते, और ना ही एटम, यानी पूरी सृष्टि की इमारत ही ढह जाती। इस तरह हमारी पूरी ब्रह्मांडीय संरचना केवल इसी रहस्यमयी शक्ति पर टिकी हुई है। वैज्ञानिकों ने जब इन सूक्ष्म कणों की खोज की, तो उन्होंने समझा कि एटम केवल एक सीमा नहीं है, एटम के भीतर भी ब्रह्मांड जितनी गहराई छुपी हुई है। ये ऐसा है जैसे आप किसी झील में झांकते हैं और पाते हैं कि उसकी सतह के नीचे असंख्य और नदियां, गुफाएं और महासागर फैले हुए हैं। और यहीं से शुरू हुई एक नई शाखा, कण भौतिकी। इसने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड को समझने के लिए केवल एटम को जानना पर्याप्त नहीं है, हमें यह भी समझना होगा कि एटम के भीतर के इन सूक्ष्म कणों की परस्पर क्रियाएं कैसी हैं। यहां पर एक और बड़ी खोज सामने आई, हिग्स बोसॉन, जिसे अक्सर गॉड पार्टिकल कहा जाता है। हिग्स कण की खोज ने यह समझाया कि कणों को द्रव्यमान यानी मास क्यों मिलता है। 2012 में जब वैज्ञानिकों ने इसे सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में खोजा, तो ये आधुनिक विज्ञान के इतिहास का सबसे बड़ा मुहूर्त था। ये उसी यात्रा का हिस्सा है जो डेमोक्रिटस और आचार्य कणाद के दार्शनिक विचारों से शुरू हुई थी। तो अब आप देख सकते हैं हमारी कहानी कितनी अद्भुत हो चुकी है। एक छोटा सा विचार, यानी सब कुछ छोटे कणों से बना है, हमें इस गहराई तक ले आया कि हम एटम के भीतर छिपे क्वार्क्स, ग्लूऑन्स और हिग्स बोसॉन तक पहुंच गए। लेकिन इसके साथ एक और गहरी बात भी सामने आई। जितना हम एटम को खोलते हैं, उतना ही नए रहस्य सामने आते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप प्याज की परतें उतारते जाएं और हर परत के नीचे एक और परत मिलते जाए। अब सवाल ये उठता है, क्या वास्तव में कोई अंतिम कण है, या ये यात्रा अनंत तक चलती जाएगी?
जब वैज्ञानिकों ने एटम के भीतर क्वार्क्स, ग्लूऑन्स और अन्य सूक्ष्म कणों की खोज कर ली, तो स्वाभाविक था कि वे इस पूरी जटिल दुनिया को किसी एक ढांचे में व्यवस्थित करने की कोशिश करें। इस कोशिश से जन्म हुआ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। स्टैंडर्ड मॉडल को आप ब्रह्मांड का कणों का नक्शा कह सकते हैं। जैसे किसी शहर का नक्शा हमें बताता है कि कहाँ सड़कें हैं, कहाँ घर हैं, कहाँ नदियाँ बह रही हैं, वैसे ही स्टैंडर्ड मॉडल हमें ये बताता है कि ब्रह्मांड किन किन मूलभूत कणों और बलों से बना है। इस मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड के कण दो मुख्य श्रेणियों में बटे हैं। पहली श्रेणी है फर्मियन। ये वे कण हैं जो पदार्थ यानी मैटर बनाते हैं। इसमें क्वार्क्स और लेप्टॉन्स शामिल हैं। क्वार्क्स मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, जबकि लेप्टॉन्स में सबसे प्रसिद्ध है इलेक्ट्रॉन, जो एटम को उसकी पहचान देता है। इसके अलावा न्यूट्रिनो भी लेप्टॉन्स की श्रेणी में आते हैं, जो बेहद हल्के और लगभग अदृश्य कण होते हैं। दूसरी श्रेणी है बोसोन्स। ये कण पदार्थ नहीं बनाते, बल्कि बलों यानी फोर्सेस का संचालन करते हैं। उदाहरण के लिए फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल को संभालता है। ग्लूऑन्स क्वार्क्स को जोड़कर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को चलाते हैं। W और Z बोसॉन्स वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए जिम्मेदार हैं। और अंततः हिग्स बोसॉन, जिसने हमें ये समझाया कि कणों को द्रव्यमान क्यों मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या गुरुत्वाकर्षण भी इस मॉडल में शामिल है? और यहीं पर स्टैंडर्ड मॉडल की सीमा सामने आती है। ये मॉडल 4 मूलभूत बलों में से 3 को समझा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्स। लेकिन गुरुत्वाकर्षण को ये मॉडल अब तक अपने ढांचे में शामिल नहीं कर पाया। यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। इसका मतलब है कि अभी भी विज्ञान अधूरा है। हमारे पास ब्रह्मांड के छोटे कणों का नक्शा तो है, लेकिन ये नक्शा अपूर्ण है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी विशाल महल का नक्शा बनाएं, लेकिन उसमें एक पूरा पंख गायब हो। यहीं से शुरू होती है आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी खोज, थियोरी ऑफ एवरीथिंग, यानी वो सिद्धांत जो ब्रह्मांड की हर चीज को एक सूत्र में बांध सके। आज भौतिकी के सबसे बड़े दिमाग इसी रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि यहाँ तक पहुँचना भी कितना अद्भुत सफर रहा है। प्राचीन दार्शनिकों से लेकर आधुनिक कण त्वरकों तक ये यात्रा केवल वैज्ञानिक खोज की नहीं है, बल्कि ये मानव जिज्ञासा और साहस की भी कहानी है। स्टैंडर्ड मॉडल ने हमें ये विश्वास दिलाया कि हम सूक्ष्मतम जगत को समझ सकते हैं, लेकिन साथ ही ये याद भी दिलाया कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। एटम की गहराई में, कणों के परे और बलों के बीच में अभी भी अनदेखी दुनिया छिपी हुई है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम कभी थियरी ऑफ एवरीथिंग खोज पाएंगे? और अगर हाँ, तो वो हमें एटम के बारे में क्या नई सच्चाई बताएगी? हमारी कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां विज्ञान और दर्शन दोनों एक साथ खड़े हैं। स्टैंडर्ड मॉडल ने हमें ब्रह्मांड की सूक्ष्मतम संरचना का शानदार नक्शा तो दिया, लेकिन साथ ही ये सवाल भी छोड़ गया, क्या ये सब कुछ है या फिर इसके परे भी कोई और गहरी सच्चाई छुपी हुई है? यही सवाल वैज्ञानिकों को उस खोज की ओर ले गया जिसे वे कहते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यानी ऐसा एक सिद्धांत जो ब्रह्मांड की चारों मूलभूत शक्तियों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग, वीक और ग्रेविटी को एक ही सूत्र में बांध दे। अब सोचिए, ये कितना अद्भुत विचार है। जैसे किसी विशाल पहेली की चारों बिखरी हुई तस्वीरें हों और हम उन्हें जोड़कर एक संपूर्ण चित्र देखना चाहें। गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर 3 बलों को तो हम क्वांटम सिद्धांतों से समझ लेते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो पहाड़ों को खड़ा रखता है, ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखता है और ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं को संगठित करता है, वो क्वांटम ढांचे में फिट नहीं बैठता। तो वैज्ञानिकों ने सोचा, क्या ऐसा कोई और सिद्धांत है जो गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम दोनों को एक साथ समझा सके? यहीं से शुरू हुई स्ट्रिंग थ्योरी की यात्रा। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड के सभी मूलभूत कण, चाहे वे इलेक्ट्रॉन्स हों, क्वार्क्स हों या फोटॉन्स, असल में सबसे छोटे स्तर पर कण नहीं, बल्कि ऊर्जा की कंपन करती हुई डोरियां हैं। जैसे गिटार की तार कंपन करके अलग अलग स्वर निकालती है, वैसे ही ये सूक्ष्म स्ट्रिंग्स अलग अलग तरह से कंपन करके अलग अलग कणों का रूप ले लेती हैं। यह विचार बेहद काव्यात्मक है,
इसका मतलब है कि पूरा ब्रह्मांड एक विशाल संगीत है और उसके हर कण, हर एटम, हर तारा और हर ग्रह उसी संगीत की धुन पर नाच रहे हैं। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। स्ट्रिंग थ्योरी केवल 3 या 4 आयामों में नहीं, बल्कि 10 या 11 आयामों में काम करती है। अब आप सोचेंगे, आखिर इतने आयाम कहाँ हैं? हम तो केवल 3 आयाम देखते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और एक चौथा आयाम समय। फिर बाकी आयाम कहाँ छुपे हैं? स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि वे आयाम बेहद सूक्ष्म स्तर पर लपेटे हुए हैं। जैसे किसी बहुत पतली पाइप को आप दूर से देखें तो वो केवल एक रेखा जैसी दिखेगी, लेकिन पास जाकर देखें तो उसमें गोलाई भी मिलेगी। वैसे ही अतिरिक्त आयाम हमारे लिए सीधे दिखाई नहीं देते, लेकिन वे मौजूद हैं और वही ब्रह्मांड के नियमों को नियंत्रित कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि एटम की कहानी हमें कहाँ ले आई है। एक समय हम सोचते थे कि सब कुछ छोटे छोटे ठोस कणों से बना है, फिर जाना कि वे कण भी क्वार्क्स और ऊर्जा से बने हैं, और अब ये विचार सामने आया है कि वे सब वास्तव में ऊर्जा की सूक्ष्म डोरियां हैं जो अदृश्य आयामों में कंपन कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक और रोचक बात आती है। स्ट्रिंग थ्योरी अब तक पूरी तरह प्रमाणित नहीं हुई है। ये अभी भी एक सुंदर गणितीय और दार्शनिक संरचना है, लेकिन इसके सीधे सबूत हमें नहीं मिले हैं। यही विज्ञान का सौंदर्य है। ये कभी अंतिम उत्तर पर नहीं रुकता, बल्कि लगातार सवाल पूछता है, लगातार गहराई में उतरता है। तो हम यह कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग अभी अधूरी है, लेकिन यह अधूरापन भी हमें निराश नहीं करता, बल्कि प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हमारी समझ कितनी सीमित। और यही सच्चाई हमें दार्शनिक दृष्टि से भी झकझोरती है कि क्या इंसान कभी इस ब्रह्मांड की पूरी गुत्थी सुलझा पाएगा, या फिर रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे ताकि हमारी जिज्ञासा बनी रहे। मानव की ये यात्रा एटम की खोज से लेकर स्ट्रिंग थ्योरी तक केवल विज्ञान की कहानी नहीं है, ये हमारी सभ्यता की आत्मा की भी कहानी है। क्योंकि हर खोज ने हमें केवल ब्रह्मांड के बारे में नहीं बताया, बल्कि हमें अपने बारे में भी सिखाया है। जब डेमोक्रिटस और आचार्य कणाद ने कहा कि सब कुछ छोटे अविभाज्य कणों से बना है, तो ये एक दर्शन था। ये हमें सिखाता था कि दुनिया को समझने के लिए हमें सतह के पार देखना होगा। फिर जब डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया, तो ये विज्ञान की पहली ठोस सीढ़ी बनी। इससे मानव ने महसूस किया कि प्रकृति नियमों से चलती है और उन नियमों को हम पकड़ सकते हैं। लावोजिया का द्रव्य न कभी नष्ट होता है न कभी पैदा होता है वाला सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी बेकार नहीं जाता। सब बदलता है, लेकिन मिटता नहीं। ये विचार केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये हमारे दर्शन और जीवन दृष्टि का हिस्सा बन गया। फिर थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर ने हमें एटम की तस्वीर दिखाई, और हर खोज ने हमें ये एहसास कराया कि सृष्टि केवल एक रहस्य नहीं है, बल्कि एक गहरी कविता है। इलेक्ट्रॉन्स की परिक्रमा, प्रकाश का स्पेक्ट्रम, तरंगों की लय, ये सब हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड केवल गणित और भौतिकी से नहीं बना है, बल्कि ये एक कला है जिसमें सुंदरता और लय दोनों हैं। क्वांटम थ्योरी ने हमें चौंकाया। हम ये सोचते थे कि सब कुछ निश्चित है, लेकिन क्वांटम जगत ने कहा कि सब कुछ संभावनाओं पर टिका है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये निश्चित नहीं, केवल संभावना है। ये विचार केवल विज्ञान नहीं है, ये हमारे जीवन की सच्चाई भी है, क्योंकि जीवन भी निश्चितताओं से नहीं बल्कि संभावनाओं से बना है। और जब हमने क्वार्क्स और हिग्स बोसॉन की खोज की, तो ये हमें ये एहसास कराता है कि सृष्टि की गहराई अनंत है। जैसे जैसे हम तह खोलते जाते हैं, वैसे वैसे नए रहस्य सामने आते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई अंतहीन उपन्यास जिसमें हर पृष्ठ के बाद एक और कहानी खुल जाती है। अब स्ट्रिंग थ्योरी ने हमें एक नई दृष्टि दी है कि ब्रह्मांड वास्तव में एक संगीत है। हर कण एक सुर है, हर बल एक ताल है, और पूरी सृष्टि एक अद्भुत सिम्फनी। ये विचार हमें केवल वैज्ञानिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी छूता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या ये खोज कभी पूरी होगी? शायद नहीं। शायद ब्रह्मांड हमें पूरी तरह समझने के लिए नहीं बना है। शायद रहस्य ही इसकी आत्मा है। अगर सब कुछ हमें साफ साफ दिख जाए तो हमारी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, और जिज्ञासा ही तो हमें इंसान बनाती है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी यात्रा एटम को समझने की यात्रा से आगे निकलकर स्वयं को समझने की यात्रा बन चुकी है।
हर नई खोज हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करती है। जब हम कहते हैं कि एटम स्थायी नहीं, केवल ऊर्जा का नृत्य है, तो कहीं ना कहीं ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हम भी स्थायी नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय नृत्य का एक छोटा हिस्सा है। तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटम केवल विज्ञान की किताब का एक अध्याय नहीं है, ये हमारी सभ्यता की कविता है, हमारी आत्मा की यात्रा है और हमारी जिज्ञासा का गीत है। मानव सभ्यता का विकास हमेशा ज्ञान की खोज से जुड़ा रहा है। जब हमने आग जलाना सीखा, तब हमने केवल गर्मी नहीं पाई, बल्कि हमने अपने भय पर विजय पाई। जब हमने पहिया बनाया, तब हमने केवल परिवहन का साधन नहीं पाया, बल्कि हमने गति और दिशा का महत्व समझा। और जब हमने एटम की खोज की, तब हमने केवल ब्रह्मांड के छोटे कण को नहीं जाना, बल्कि हमने अपनी सोच और तकनीक के लिए नए द्वार खोल दिए। डाल्टन के समय से लेकर बोहर और हाइजेनबर्ग तक हर सिद्धांत ने हमें विज्ञान की ठोस नींव दी। और जैसे जैसे हमारी समझ गहरी होती गई, वैसे वैसे हमारे आविष्कार भी नए आयाम छूने लगे। आज आप जो स्मार्टफोन पकड़ते हैं, उसमें ट्रांजिस्टर हैं, और ट्रांजिस्टर का अस्तित्व क्वांटम मैकेनिक्स के बिना संभव नहीं था। इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार को समझे बिना न कंप्यूटर होते, न इंटरनेट। प्रकाश की तरंग और कण स्वरूप को जाने बिना न लेजर होते, न ऑप्टिकल फाइबर। और एटम की संरचना को जाने बिना न मेडिकल एक्सरे होते, न कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी। ये सब उस लंबी यात्रा के उपहार हैं जो हमने एटम को समझने की कोशिश में शुरू की थी। लेकिन ये कहानी केवल तकनीक तक सीमित नहीं है। एटम की खोज ने हमारे सोचने का तरीका भी बदल दिया। पहले हम ये मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर है, सब कुछ तय है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें सिखाया कि अनिश्चितता भी वास्तविकता का हिस्सा है। इसने हमें विनम्र बनाया। हम समझ गए कि हमारी जानकारी सीमित है और संभावनाएं अनंत है। यही कारण है कि आज जब हम ब्रह्मांड की ओर देखते हैं, तो हमें केवल तारे और आकाश गंगाएं नहीं दिखते, बल्कि हमें ये दिखता है कि हम भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। हमारे शरीर के एटम वही हैं जो अरबों साल पहले किसी तारे के भीतर बने थे। जब वो तारा फटा, तब उसके भीतर बने कण अंतरिक्ष में फैले और अंततः पृथ्वी पर जीवन बने। यानी हम सब स्टारडस्ट हैं, तारों की धूल से बने हुए। सोचिए ये कितना काव्यात्मक है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो उन तारों को देखते हैं जिनसे कभी हमारा निर्माण हुआ था। ये केवल विज्ञान नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति है। लेकिन इसके साथ ही हमें ये जिम्मेदारी भी उठानी है कि हम इस ज्ञान का प्रयोग कैसे करते हैं, क्योंकि यही ज्ञान जिसने हमें कंप्यूटर और मेडिकल तकनीक दी, उसी ज्ञान से परमाणु बम भी बना। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान स्वयं में अच्छा या बुरा नहीं है, बल्कि ये हमारे चुनाव पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करेंगे। एटम की कहानी हमें केवल खोज की शक्ति नहीं सिखाती, बल्कि ये भी सिखाती है कि ज्ञान के साथ जिम्मेदारी आती है। जब हम एटम की ताकत को समझते हैं, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि वो ताकत निर्माण के लिए हो सकती है या विनाश के लिए। और ये चुनाव केवल वैज्ञानिकों का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का है। तो जब हम कहते हैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटम, तो ये केवल लैबोरेटरी और सूत्रों की कहानी नहीं है। ये हमारी सभ्यता का आईना है, हमारी सोच का प्रतिबिंब है और हमारे भविष्य की चाबी भी है। अब हमारी ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। हमने दर्शन से विज्ञान तक, डाल्टन से बोहर तक, क्वांटम से स्ट्रिंग थ्योरी तक की पूरी कथा देखी। लेकिन हर अध्याय ने एक और सवाल हमारे सामने ला खड़ा किया। ये मानो ऐसा है जैसे आप किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचे हों और वहां से आपको और ऊंचे पहाड़ दिख जाएं। विज्ञान की यही खूबसूरती है, ये कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि हर उत्तर एक नया प्रश्न जन्म देता है। आज जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, तो सबसे पहले नजर जाती है क्वांटम तकनीक पर। क्वांटम मैकेनिक्स केवल एटम की कहानी तक सीमित नहीं रहा, अब ये हमारी तकनीक की रीढ़ बन रहा है। वैज्ञानिक क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं, ऐसे कंप्यूटर जो पारंपरिक कंप्यूटर से लाखों गुना तेज समस्याएं हल कर सकते हैं। ये तकनीक दवा खोज से लेकर मौसम पूर्वानुमान तक, और यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी नया आयाम दे सकती है। दूसरी ओर एटमी ऊर्जा भी हमारे भविष्य की बड़ी कुंजी है। हाँ, परमाणु बम ने इसका विनाशकारी चेहरा दिखाया, लेकिन शांति और निर्माण की दिशा में इसका उपयोग अनंत संभावनाएं रखता है। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी सूर्य की ऊर्जा को धरती पर लाना, ये विचार सुनने में किसी विज्ञान कल्पना जैसा लगता है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। अगर हम ये सफल कर पाए, तो हमारे पास लगभग असीमित ऊर्जा होगी, बिना प्रदूषण के और बिना विनाश के। लेकिन एटम की कहानी केवल मशीनों और ऊर्जा तक सीमित नहीं रहती, ये हमारी दार्शनिक और आध्यात्मिक सोच को भी छूती है।
क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि एटम स्थिर नहीं बल्कि ऊर्जा और तरंग का खेल है, तो ये हमें जीवन की अस्थिरता की याद दिलाता है। सब कुछ बदलता है, सब कुछ गतिशील है, यही जीवन का नियम है। और ये भी कितना अद्भुत है कि हम सबके भीतर वही कण हैं जो अरबों साल पहले तारों के गर्भ में बने थे। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड हमारे बाहर नहीं है, ब्रह्मांड हमारे भीतर है। हमारी हर सांस, हमारे शरीर का हर अंश उस ब्रह्मांडीय यात्रा का हिस्सा है जो अरबों वर्षों से चल रही है। अब जब हम इस कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये केवल एटम का इतिहास नहीं बल्कि मानवता का भविष्य भी है। क्योंकि एटम की खोज ने हमें ये शक्ति दी है कि हम अपने भाग्य को आकार दे सकें। लेकिन ये शक्ति जिम्मेदारी भी मांगती है। हमें तय करना है कि हम एटम का उपयोग विनाश के लिए करेंगे या सृजन के लिए, युद्ध के लिए या शांति के लिए। शायद यही एटम की सबसे बड़ी शिक्षा है कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह हमें यह सिखाता है कि विज्ञान का मार्ग केवल तथ्यों और सूत्रों का नहीं बल्कि विवेक और करुणा का भी है। तो जब हम कहें अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटम, डेमोक्रिटस टू क्वांटम एटॉमिक मॉडल, तो ये केवल विज्ञान की व्याख्या नहीं बल्कि हमारी सभ्यता का गीत है। ये गीत हमें बताता है कि जिज्ञासा हमारी सबसे बड़ी ताकत है और रहस्य हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा। और शायद यही अंतिम सत्याई है कि ब्रह्मांड हमें पूरी तरह कभी नहीं मिलेगा, लेकिन यह अधूरापन ही हमें खोजते रहने, सपने देखते रहने और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, हम अब इस अद्भुत यात्रा के अंतिम क्षणों में हैं। ये सफर डेमोक्रिटस और आचार्य कणाद की दार्शनिक सोच से शुरू हुआ था, जहां केवल एक विचार था कि ब्रह्मांड छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है। और वही विचार धीरे धीरे प्रयोगशालाओं, सूत्रों और प्रयोगों से गुजरते हुए क्वांटम सिद्धांतों और स्ट्रिंग थ्योरी तक पहुंच गया। ये यात्रा केवल एटम को समझने की नहीं थी, बल्कि ये हमारे स्वयं को समझने की भी थी। डाल्टन से लेकर बोहर तक और बोहर से लेकर हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर तक हर वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड की एक परत हमारे सामने खोली। उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान स्थिर नहीं होता, बल्कि यह भी एक यात्रा है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, रहस्य और बढ़ता जाता है। ये ऐसा है मानो हम अंधेरे कमरे में एक दीपक जलाएं और देखें कि कमरा उससे कहीं बड़ा है जितना हमने सोचा था। लेकिन इस सबके बीच एक बात सबसे गहरी है। एटम हमें ये एहसास कराता है कि हम कितने छोटे हैं और फिर भी कितने अद्भुत। हम में से हर इंसान अरबों एटम्स से बना है और वे एटम्स कभी किसी तारे के गर्भ में बने थे। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो वास्तव में हम अपने ही स्रोत को देख रहे होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, बल्कि हम खुद उसी का हिस्सा हैं। ये कहानी केवल विज्ञान की उपलब्धि नहीं बल्कि मानवता के सपनों का प्रमाण है। ये दिखाती है कि जिज्ञासा और खोज की भावना हमें कितनी दूर तक ले जा सकती है। और यही वो भावना है जिसने हमें गुफाओं से बाहर निकालकर चांद पर पहुंचा दिया, और यही भावना हमें एक दिन तारों तक भी ले जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यही है कि हम इस ज्ञान का उपयोग कैसे करेंगे, क्योंकि एटम की ताकत दो रूपों में सामने आई है। एक तरफ वो बिजली देता है, चिकित्सा देता है, तकनीक देता है, और दूसरी तरफ वो बम बनाता है, विनाश लाता है। ये चुनाव हमारे हाथ में है कि हम किस दिशा में जाएंगे। तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटम हमें केवल ये नहीं बताता कि ब्रह्मांड कैसे बना, बल्कि ये भी सिखाता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमें समझना चाहिए कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं और सूत्रों का खेल नहीं, बल्कि ये हमारी सभ्यता का भविष्य है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर पहलू है कि ब्रह्मांड हमें कभी पूरी तरह नहीं मिलेगा। हर बार जब हम सोचते हैं कि हमने सब समझ लिया, तभी कोई नया रहस्य सामने आ जाता है। यही अधूरापन हमें खोजते रहने के लिए प्रेरित करता है। यही अधूरापन हमें इंसान बनाए रखता है। तो जब अगली बार आप रात को आसमान की ओर देखें और तारों की रोशनी आपको दिखे, तो याद रखिएगा कि आप भी उन्हीं तारों का हिस्सा हैं। आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है, और आपके भीतर अरबों वर्षों का इतिहास धड़क रहा है। यही है एटम की कहानी, यही है हमारी कहानी, यही है ब्रह्मांड का गीत।